अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डोकोलॉजी मेडिकल एकेडमी। मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफा है। सब लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोगों का जो लेक्चर हम लोगों ने अरेंज करा है डायबिटीज़ मेलाइटस पे करा है। टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डायबिटीज़ मेलाइटस पे हमने आज लेक्चर अरेंज करा है। इसमें हमारा इंशाल्लाह आगे चलकर एक कोर्स हम लोग करवा रहे हैं जो कि 19 से स्टार्ट होगा। कोर्स की डिटेल वगैरह मैं आपको आखिरी में बताऊंगा जब लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 19 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कोर्स हमारा है डायबिटीज पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसी के रिलेटेड ही हमारा जो आज का हमने सेशन अरेंज करा है उसी के रिलेटेड अरेंज करा है। बहरहाल अगर आप लोग अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल तो आप ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेगा क्योंकि इस तरह के वेबिनार्स हम लोग अरेंज करते रहते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला आपको और भी लेक्चर्स मिलेंगे। अभी आपको ये सेकंड लेक्चर है जो हम अपलोड कर रहे हैं टोकोलॉजी मेडिकल एकेडमी पे, लेकिन इस तरह के और कई सारे लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे विजिट नहीं करा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंशाल्लाह आप उधर विजिट करें। इस तरीके के डिफरेंट कोर्सेज जो होते हैं हमारा प्लेटफॉर्म अरेंज करता रहता है, जिसका मेन टारगेट क्या होता है कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसकी हेल्प हो। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको आनी चाहिए, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट अप्रोच कैसे होती है, वो सबसे मेन चीज होती है। ट्रीटमेंट कहाँ से कैसे होती है, वहां पर फॉलोअप्स कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर ज्वाइन करेंगे हमारे कोर्सेज को तो हमारा मेन टारगेट यही होता है कि आपको क्लिनिकल नॉलेज मिले जो कि इंपॉर्टेंटली आप अप्लाई कर सकें। वो नहीं कि सिर्फ बेसिक में आपने पढ़ लिया और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। वो भी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कोर्सेज ज्वाइन कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं बन चुके होते हैं, हाउस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़ाहिर है उनको भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो उन लोगों को भी पता होने चाहिए। तो वो सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए हमारे पास कोर्सेज होते हैं। रेडियोलॉजी के हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज होते हैं, न्यूट्रिशन के होते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको सारी अपडेट्स हमारे पेज पे मिलती रहेंगी, तो उनको आप लाजमी तौर पर फॉलो कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ ना याद रखेगा कि मेडिसिन में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको पता होना चाहिए, और जिसके रिलेटेड आपको डिटेल जितनी ज़्यादा पता हो उतना अच्छा है। एक तो वैसे भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, मैं जिस भी क्लास में हम लोग बैठे हुए होते हैं मेडिसिन की, हम जो भी क्लास दे रहे होते हैं उसमें मैं एक बात लाजमी कहता हूँ कि हमारी फील्ड के अंदर, और मैं पूछता भी हूँ स्टूडेंट से कि हमारी फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बताते हैं। एज अ मेडिकल डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो उसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं। कोई बताता है मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है पेशेंट से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना जो आपको पता होना चाहिए वो है डायग्नोसिस। मैनेजमेंट आपको अच्छी आती है, बहुत अच्छी बात है, आप पेशेंट से अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपना डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे ना, तो आप कितनी अच्छी मैनेजमेंट करते हो तो वो पेशेंट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखेंगे कि आपने गलत मैनेजमेंट, अगर गलत डायग्नोसिस पे अप्लाई कर रहे हो, अगर डायग्नोसिस ही नहीं पता और कुछ और समझ के उस पर अप्लाई करे जा रहे हो, तो वो कभी भी ट्रीट नहीं होगा पेशेंट। इसी तरीके से कितनी अच्छी कम्युनिकेशन करते हो, फाइनली पेशेंट को आप नहीं ट्रीट कर पाओगे, उसकी कंडीशन को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, तो वो सारी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिल्कुल आपने एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो होता है ना उसकी तरह अपना दिमाग ओपन रखना है कि जब पेशेंट आ रहा है ना तो आप टोटली ब्लैंक होते हैं, आपको नहीं पता कि ये क्या अभी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्या बताएगा, अभी आपको कुछ नहीं पता उसके हवाले से। वो आपके पास बैठेगा, कुछ चीज़ें आप उससे डिस्कस करेंगे, जारी बात है हिस्ट्री टेकिंग आप करते हैं उससे, फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उन सब चीज़ों को कंबाइन करके जो भी चीज़ आपकी डायग्नोसिस की तरफ जारी होती है, डिफरेंशियल्स बनते हैं पहले, फिर डायग्नोसिस कंफर्म होता है। लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आपकी जो मेडिकल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज है, अच्छी बात है, 60% ऑफ द टाइम आप, हाँ, बात कर लेंगे, पेशेंट 60% ऑफ द टाइम वही निकलता है। लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो उनमें नहीं आते 60% में, जो बाकी 40% में आते हैं, तो याद रखेंगे कि वो केस आप मिस कर देंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज में तो आपको उतना ही पता होगा। बेसिक नॉलेज मैंने बताया कि ज़रूरी है। बेसिक जैसे डायबिटीज़ अभी हम पढ़ेंगे, डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोगों को टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ पता है, लेकिन जो एक्सीलेंट डॉक्टर है उसको पता है कि डायबिटीज मेलाइटस एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर में फाइनली पेशेंट में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लेकिन वो सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 की वजह से होता है नहीं, और भी चीजें होती हैं जो उसके फैक्टर होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा डिटेल में। हाँ जाहिर है हम उस कोर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू जरूर दूंगा उस चीज का। तो याद रखेगा कि डायबिटीज जो है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, और ये कितना डेंजरस डिसऑर्डर है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर हम
प्रीवियस से मुराद ये है कि 1-2 साल पीछे नहीं, प्रीवियस ईयर्स में अगर आप 90s में चले जाएं तो डायबिटीज इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। स्पेशली पाकिस्तान में आपको इतने ज़्यादा केसेस नज़र नहीं आते थे। वर्ल्ड वाइड केसेस थे लेकिन इतने ज़्यादा केसेस तब भी नहीं थे। अगर मिसाल के तौर पर मैं बात करूं तो तकरीबन आपके पास अबाउट 1980s के अंदर ये जो नंबर था डायबिटीज का, तकरीबन कहते हैं कि 108 मिलियन लोग थे वर्ल्ड वाइड जो इफेक्ट थे डायबिटीज से, ठीक है, जिनको डायबिटीज थी 108 मिलियन। अभी ये नंबर आपने याद रखना है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। तो 108 मिलियन लोग तकरीबन थे जिन लोगों को डायबिटीज थी। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का रेट इतना ज्यादा नहीं था, और ज्यादातर ये आपको ऐसी कंट्रीज में नजर आता था जहां पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा अच्छा था, थोड़े से मतलब रिच लोग थे, उन लोगों में पहले आपको बड़ी कॉमन दिखती थी। लेकिन अभी ना, अभी कुछ और है, अभी चीज डिफरेंट है, अभी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन बात क्या है कि डायबिटीज एज जैसी आपके 2000s के अंदर एंटर करें तो बहुत ज्यादा आपको ये केसेस बढ़ते हुए नजर आए, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से क्या नंबर है वो मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंटली एक तो हमने जो बात करी है आपने याद रखना है कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 नहीं है, इसमें और भी चीजें होती हैं जो कि आपकी डायबिटीज पेशेंट को डेवलप हो सकती है, ठीक है। उसमें मेन चीज क्या होती है कि पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। दूसरी चीज, ये आपको नंबर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी क्रोनिक और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए आपने याद रखना है, कुछ जगह पे तो ये याद रखें कि एंडेमिक है, पाकिस्तान को भी कहते हैं कि आजकल एंडेमिक है डायबिटीज का। पेंडेमिक शुगर है अभी नहीं हुई, लेकिन एंडेमिक जरूर है। अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एपिडेमियोलॉजी बता देता हूँ। लेटेस्ट अभी जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा मतलब अभी 2021 तक का, 2022 तक का डेटा मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली 2025 और 26 में क्या हालात हैं वो नहीं है, ये तकरीबन 2021 और 2022 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज जो है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, और दूसरा हमारे पास WHO, उनकी तरफ से अगर हम लोग एस्टिमेटेड डेटा देखें ना, तो वर्ल्ड वाइड तकरीबन अब जो लोग डायबिटीज से इफेक्ट हुए हैं वो 537 मिलियन है। प्रीवियस मैंने आपको क्या नंबर बताया था, 108 मिलियन। अभी आप देखें तो 537 मिलियन, आपको खुद रेट दिख रहा होगा कि कितना तेजी से स्पाइक करा है डायबिटीज में, ठीक है। 537 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और अगर मैं डेथ रेट की बात करूं ना, तो हर 5 सेकंड में 1% की डेथ होती है डायबिटीज की क्रोनिक या एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की वजह से। अगर एग्जैक्ट इसका नंबर बताऊं, ये तो राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, एग्जैक्ट बोलूं तो 4.7 सेकंड के अंदर, 4.7 सेकंड, राउंड ऑफ करें तो तकरीबन 5 सेकंड के अंदर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से 1% जो है उसकी डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। ये आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी सीवियर डिजीज है ये, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी डिजीज, लोगों को अक्सर लगता है यही कि हाँ जी डायबिटीज हो गई, एक बिल्कुल नॉर्मल सा किसी के अंदर कोई डिसऑर्डर है। लेकिन जिस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और आपको इसका जो डेथ रेट है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डेटा के हिसाब से। अगर हम पाकिस्तान की अब बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से, लेटेस्ट डेटा मतलब 2021-2022 का जो डेटा अभी तक हमारे पास है, उसमें 33 मिलियन जो लोग हैं वो आपके डायबिटिक हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका अभी डायग्नोसिस, मतलब बहुत सारे लोग इस तरीके के भी हैं, ये तो डेटा में चलो वो पेशेंट आपके पास आ जाते हैं जिनका डेटा एंटर हो रहा होता है, अबाउट आपको एक आइडिया होता है कि हाँ जी इन लोगों के अंदर डायबिटीज है, क्लिनिक आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, कहते हैं तकरीबन 50% पॉपुलेशन ऐसी है, इनमें से मतलब इतने केसेस तकरीबन 50% ऐसे हैं जिनको डायग्नोसिस ही अभी तक उनका, मतलब आप समझ लेंगे वो डायग्नोस्ड ही नहीं हुए। उन डायबिटीज है लेकिन पता नहीं है कि डायबिटीज है, वो जाते हैं नहीं हॉस्पिटल, क्लिनिक नहीं जाते हैं। किस वजह से नहीं जाते, अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि डायबिटीज में क्या क्या चीजें अर्ली साइंस होते हैं। तो ये चीजें जब आप पढ़ते हैं ना, ये याद रखेंगे कि हम लोग जब एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे पढ़ते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज होती है, हमने मैकेनिज्म पढ़ने हैं, हमने चीजें पढ़नी है, डेवलप कैसे हो रही है। लेकिन जब आप एज अ क्लिनिकल डॉक्टर के तौर पे पढ़ते हैं, और अगर इंशाल्लाह कल को आप जाकर किसी हायर लेवल पे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आपने अवेयरनेस किस तरीके से फैलानी है, कैंपेन करनी है इस चीज के हवाले से, स्कूल में जाके अर्ली स्टेजेस से बच्चों को बताना है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है डायबिटीज के लिए, अब वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि मेनली जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, जो तेजी से रिस्क आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो टाइप 2 का है। टाइप 1 तो ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज किसी को भी हो सकती है। लेकिन जो टाइप 2 है वो टोटली लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड है तो यानी कि याद रखें कि आप जितनी जल्दी अवेयरनेस अगर फैलाते हैं, आप सेशंस क्रिएट करते हैं,
सेशंस होते हैं जाके स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो जितने अर्ली लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लगता है, हाँ जी ये एक चीज़ होती है, हाँ ठीक है, ये अर्ली कुछ साइंस होते हैं, किस वजह से डेवलप होती है, लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अवेयरनेस आती है तो लोग उस एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल से क्या रिलेटेड है, 1980 के बाद एक चीज़ क्या हुई, 1980 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चेंज नज़र आता है ना, वो नज़र आता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेस फूड बनना स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस फूड हो गया, इसके अलावा आपके कई सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप 2000s की तरफ आते हैं और 2010 तक आप आते हैं, तो उससे पहले पहले भी लोग थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे। अगर आपको भी घर पे कोई सामान लेने जाना होता था, कोई मंगवा ली घर वालों ने चीज़, तो आप भी थोड़ा पैदल जाके लेके आ जाते थे, थोड़ी बहुत एक्टिविटी चलती रहती थी, साइकिलिंग होती थी। लेकिन आजकल आप ये सारी चीज़ें देखो तो जीरो हो गई हैं। आजकल तो गेट खोलने के लिए भी आपको कोई बंदा चाहिए कि गाड़ी का गेट खोल के भी आपको अंदर कोई बिठाए। तो आप लोग हर वक्त एक जगह पे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक जगह पे स्टे कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है ह्यूमन बॉडी इस चीज़ के लिए नहीं है। ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्टिविटी जब तक नहीं करेगी, तो जाहिर बात है आप लोग होगा क्या कि फाइनली ये सारी चीज़ों के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। जाहिर है इसका एक मैकेनिज्म होता है किस तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें आप मूवमेंट नहीं कर रहे, एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, उसके अलावा जो प्रोसेस फूड है वो खा रहे हैं, इसके अलावा जो है रेगुलर होटलिंग हो रही है कंटिन्यूसली, बेकरीज आइटम जो होगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो, यानी कि जब आप मैदा खाते हैं ना, जो कि बिल्कुल वाइट फ्लावर होता है, उसके अंदर आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है, नॉर्मली आपने कोई खाना खाया तो शुगर स्पाइक होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ये अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है एज अ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो खाने आप खाते हैं ना, उसमें हर खाने के अंदर ये नहीं होता कि एक ही स्पाइक आपको नजर आती है ब्लड के अंदर शुगर की। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर जो है वो बढ़ना स्टार्ट होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर कभी भी ये नहीं होता है कि एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक कर जाता है। उसमें जो ब्लड आपके स्पाइक करता है, जैसे वेजिटेबल्स आप खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, उसमें आपको स्पाइक जो है ना, वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से नजर आता है, ग्रेजुअल नजर आता है, एकदम से हाई पीक नहीं पकड़ता कभी भी, याद रखेगा। एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इसी प्रोसेस से होती है। लेकिन एज कंपेयर के व्हाइट फ्लावर अगर आपका पेशेंट खा रहा है, व्हाइट फ्लावर कंज्यूम कर रहा है, जो कि जाहिर बात है तमाम बेकरी आइटम्स में बनती है उसी चीज़ से, मैदे से, पेटीज हो गए, समोसे हो गए, और इस तरह की कई सारी चीज़ें हो गई, तो वो रेगुलरली अगर खा रहे हैं और कंटिन्यूसली खा रहे हैं, तो शुगर स्पाइक्स बहुत तेजी से होती हैं। शुगर स्पाइक्स बहुत तेजी से होती हैं, तो जाहिर बात है बॉडी को उतनी ही तेजी से इंसुलिन की नीड होती है। उतनी ही तेज इंसुलिन की नीड होती है, तो इंसुलिन जाके रिसेप्टर पे एक्ट करती है, और रिसेप्टर पे बार बार स्टिमुलेट करती है, बार बार स्टिमुलेट करती है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जाहिर बात है एक चीज बार बार किसी चीज पे जाके लगती है, तो पहले तो एक्टिविटी अच्छी होती है, या कभी कभार लगती है तो एक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन कंटिन्यूसली लग रही है, हर वक्त ही वहां पे जाके अटैच हुई हुई है, तो उससे रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। डिसेंसिटाइज हो जाते हैं तो पेशेंट के अंदर डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। वन ऑफ द मैकेनिज्म है, जाहिर बात है मैकेनिज्म हमने अलग से डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि ये बेसिकली प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद एक्टिविटी से क्या रिलेटेड है, एक्टिविटी जब आप करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो नॉर्मली जो ग्लूकोज अपटेक है, जो आपके एक्सरसाइज मसल्स होते हैं, जब आप तेज तेज मूव कर रहे होते हैं, तो वो ग्लूकोज अपटेक करते हैं विदाउट एनी इंसुलिन। यानी कि जब आप जाहिर बात है मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी ब्लड जो जाहिर मसल है बॉडी के अंदर, स्पेशली जब उस टाइम पे यूज हो रहे हैं, तो उनको ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि बॉडी का फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद पायरूवेट बनता है एज यू नो, फिर वो क्रेब साइकिल में जाता है, क्रेब साइकिल चलती है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, फिर आपकी बॉडी में एटीपी बनते हैं। एटीपी जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती, ये मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो एटीपी है। एटीपी जब बनता है तो जाहिर है आपके मसल वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस वक्त मसल्स को जो ग्लूकोज चाहिए होता है वो अबंडेंट अमाउंट में चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक्टिविटी करने वाला पर्सन है, वो अगर खाना खाता है और खाना खाने के थोड़ी देर बाद वो वॉक करना स्टार्ट करता है, तो उनके ब्लड में अगर ब्लड शुगर स्पाइक भी होती है, ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज बढ़ना स्टार्ट होता है, तो वो तेजी से मसल की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि वहां पर उसको रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें इंसुलिन की नीड भी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन की कोई नीड नहीं होती वहां पर, वो विदाउट इंसुलिन आपका अपटेक कर लेते हैं, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंटली आपने याद रखनी है कि आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज के लिए, स्पेशली टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 अर्ली स्टेजेस में डेवलप हो जाती है, बहुत चाइल्डहुड एज के अंदर हो जाती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज है, वो डिफरेंट चीज है। यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये टोटली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और जो तेजी से रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके पास, वो डायबिटीज से ही है। तो ये इंपॉर्टेंटली आपने एक चीज याद रखनी है। बहरहाल, तो
अगर आपको इतना पॉइंट अगर क्लियर हो गया डायबिटीज से रिलेटेड, तो अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूँ डायबिटीज से रिलेटेड। इसके पहले कुछ मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ डायबिटीज से रिलेटेड। सबसे पहले याद रखेगा कि हम लोग क्योंकि इस टॉपिक को इंशाल्लाह अगर आप बहुत सारे लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं डायबिटीज का, तो मैंने आपको और भी कई सारी चीज़ों को गाइड करना है। वन ऑफ द चीज़ जो है, जो बढ़ता हुआ मतलब आपका एक टारगेट एरिया है, कभी मौका मिले उसके हवाले से, तो वो चीज़ है हमारी फार्मा इंडस्ट्री। देखें, अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल वही नहीं है जो सिर्फ आपका पेशेंट को मैनेज करके उतनी ही हद तक हम रुक रहे हैं। याद रखें कि आपसे जो फायदा होना है ना, वो एक बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। आप अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, किसी एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप एक ही सर्कल में बैठ के बोलेंगे कि हाँ यार यहीं पर मैं अच्छा काम करूं, यहीं पर अच्छा काम हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपना सर्कल बढ़ाते हैं, आप उस फील्ड में और कुछ बेहतरी करने के जाहिर बात है इरादे से आते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, लोगों को और भी बेनिफिट हो। तो इसमें एक फार्मा इंडस्ट्री जो है ना, उसका बड़ा रोल है। क्योंकि इंसुलिन के जो प्राइसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं सिर्फ किस वजह से जोड़ रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि जो अर्ली जब इंसुलिन डिस्कवर्ड हुई थी, तो मेनली 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम आता है डिस्कवरिंग में। एक था हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको उसका नाम पता हो, फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक है, एक ये थे, एक हमारे पास थे चार्ल्स, और एक हमारे पास थे जॉन। ये तीन आपके पास जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जॉन। तो ये आपके पास तीन मेनली साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी। डिस्कवर करने के बाद इन्होंने जो पेटेंट होता है ना, क्योंकि जब आप चीज को डिस्कवर करते हैं तो उसके बाद फिर अगर आपके पास पेटेंट रख ले और किसी को आपने देना हो उसका फॉर्मूला, तो उसमें फिर वो आपकी प्राइसिंग होती है कि भाई हाँ जी मैं इतने में आपको ये दूंगा और इतने में। इन लोगों ने जो पेटेंट बेचा था ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी टोरंटो थी जिसको इन्होंने पेटेंट बेचा था, और $1 के अंदर बेचा था। $1 के अंदर पेटेंट बेचा था, और क्या कह के बेचा था कि ये हमसे बिलोंग नहीं करती, ये तमाम लोगों को पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इंसुलिन ये नहीं है कि हम लोगों ने डिस्कवर कर ली तो अब हम इससे फायदा उठाएं और अब हम लोगों को महंगे प्राइसेस में बेचें। क्योंकि बहुत, अगर किसी को मिसाल के तौर पर टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 में तो नीड इंसुलिन की होती है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। सबसे पहला जो इंसुलिन का डोज है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि वो पेशेंट को कब लगा था, तो वो तकरीबन 1922 में फर्स्ट टाइम पेशेंट को इंसुलिन, किसी अगर पेशेंट को इंसुलिन से जो ट्रीट हुआ है ना, वो 1922 के अंदर ट्रीट हुआ है। यहाँ पर, हाँ मेरा पेन किधर चला गया, ये रहा, सॉरी, हाँ 1922 में फर्स्ट टाइम इंसुलिन का डोज लगा है। उससे पहले जितने भी पेशेंट ट्रीट होते थे ना टाइप 1 डायबिटीज के, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं जो होती थी, डायबिटीज डेवलप हो गई, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती थी, पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाता था। वो क्या करवाते थे, फास्टिंग करवाते थे पेशेंट से, खाना नहीं खाओ, कुछ भी नहीं खाओ, अगर कुछ दिन ज्यादा जिंदगी चाहते हो तो खाना नहीं खाओ। फर्स्ट टाइम जब पेशेंट को 1922 में इंसुलिन का फर्स्ट डोज लगा है, तो सर्वाइवल रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है। जाहिर बात है, इंसुलिन नहीं है बॉडी में, एंडोक्राइन का मेन सीधा सीधा सा रूल होता है, हार्मोन नहीं है, हार्मोन आप प्रोवाइड करते हैं। तो टाइप 1 में तो जाहिर बात है प्योरली इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। अभी मैंने जाहिर बात है इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करी, अभी मैंने बताना है। लेकिन याद रखें कि टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें इंसुलिन नहीं होती बिल्कुल भी, और इंसुलिन आपको बाहर से अगर आप बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, तो जाहिर है पेशेंट का वो सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाता है। वो हार्मोन नहीं था, वो पहुंच गया बॉडी में, तो फर्स्ट टाइम डोज लगा था। अच्छा, ये जो है दायरे, इन्होंने जब डिस्कवर करा था तो इन्होंने यही कह के डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद पेटेंट जो बेचा था वो ये कह के बेचा था कि हाँ जी तमाम लोगों को जो है वो इंसुलिन, जो भी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं स्पेशली टाइप 1 से, उनको तो इंसुलिन लाजमी मिलनी चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम पैसा कमाए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली इस पे कमाया जाता है। आप इंसुलिन के जरा रेट देखें, वर्ल्ड वाइड ही रेट देखें, तो वो कितनी तेजी से पीक कर रहे हैं, और लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करें, जान बचाने के लिए तो लेना पड़ेगी मेडिकेशन। तो कभी आपको इसमें भी मौका मिले कई मतलब आपको चेंजेस लाने का, कुछ इसमें अच्छी तरीके से कोई इंप्रूवमेंट लाने का, तो इस तरीके से भी आपने अपना दिमाग को ओपन रखना है। तो ये सारी देखें, कभी भी आप डिजीज पढ़ रहे होते हैं ना, एक तो आप, मैंने बताया कि ओवरव्यू आपको पता है, हाँ जी ये होता है वो होता है, वो सबको आप पढ़ रहे हैं मेडिकल डॉक्टर के तौर पे, लेकिन जब तक आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होते ना, तो आपको फिर पेशेंट का भी नहीं समझ में आता कि पेशेंट किस चीज से सफर कर रहा है, और आप उस तरीके से डील भी नहीं कर पाते। और जब आप ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हैं ना, तो आप हमेशा अच्छी तरीके से पेशेंट पे भी फोकस करेंगे, आप समझेंगे भी वो किस चीज से सफर कर रहा है, और आपको अपनी इंडस्ट्री का भी समझ में आएगा कि किस तरफ गलत जा रही है, तो कल को आपको मौका मिले तो आप अच्छा उसको कर सकें। और जब आप अवेयरनेस भी फैलाएंगे, तो कोई लोग, आप नहीं आ रहे, कल को कोई आपकी जगह दूसरा आ जाए, उसको अगर ये अवेयरनेस होगी तो वो वहां पे काम कर सकता है। तो याद रखें कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सही है। बहरहाल अब बहुत एडवांसमेंट है, अब चीजें अवेलेबल हैं। और पहला ग्लूकोस मीटर, वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहला ग्लूकोस मीटर 1970 में आया था।
तो तकरीबन 1970 में पहला ग्लूकोज मीटर आया था और वो काफ़ी हैवी था। अब तो आप देखें तो हर जगह अवेलेबल होता है, इजीली घरों पे भी मौजूद होता है। बहरहाल चलें हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी टाइप्स बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है। तो इसमें मेनली तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, जो कि हमने बताया कि टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ होती है टाइप 1 के अंदर, कि आपके जो पेनक्रियास के, एज यू नो फ्रॉम द फिजियोलॉजी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, वो बनाते हैं इंसुलिन। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, वो डैमेज हो जाते हैं बीटा सेल्स, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाती। तो इंसुलिन यहाँ पर टोटली नहीं होती, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 बेसिकली आपका बेसिक मैकेनिज्म में ये याद रखना है। टाइप 2 जो है ये इंसुलिन बॉडी में है, लेकिन लाइफ स्टाइल वही मैंने आपको बताया कि मुसलसल तौर पर इंसुलिन आपकी बॉडी में हाई लेवल्स हैं। क्यों हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जा रहा है, शुगर स्पाइक्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से स्टिमुलेट कर करके रिसेप्टर्स को कर करके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो टाइप 2 में इंसुलिन होती है लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अर्ली पार्ट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में पेशेंट को डायबिटीज डेवलप हो, जो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसमें दोनों ही तरह के मसले हो जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। एक तो रेजिस्टेंस भी हो जाता है और थोड़ी सी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। बहरहाल इससे रिलेटेड मैंने पूरा एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है अपने जो कोर्स है उसके अंदर। इंशाल्लाह अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, ताकि और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास एक आती है लाडा, लेट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ये बेसिकली आपकी टाइप 1 की ही एक सब टाइप आप समझ लें होती है, लेकिन ये जरा लेट डेवलप होती है। जैसे कि मैंने बताया टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, वो बहुत जल्दी आपकी ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड के अंदर ही आपको नजर आ जाती है। लेकिन एज कंपेयर टाइप 1 के सूरत के अंदर जो बोल रहे हैं कि वो बहुत अर्ली आपको नजर आ जाती है, चाइल्डहुड में एज के अंदर भी नजर आ जाती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको 40 साल के बाद डायबिटीज डेवलप हो रही है और वो ऑटो इम्यून की डिजीज की वजह से हो रही है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। ठीक है, तो ये टाइप 1 की एक सब टाइप आप समझ लें। उसके बाद एक होती है हमारे पास मोनोजेनिक डायबिटीज। मोनोजेनिक डायबिटीज जो है ना, ये पहले कहलाती थी प्रीवियसली मॉडी। अभी भी लोग कुछ इसको मॉडी मॉडी करके ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अब जो इसका न्यू नाम है वो है मोनोजेनिक डायबिटीज। ये थी पहले क्या, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन द यंग। ये बेसिकली जीन डिसऑर्डर की वजह से होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये। डायबिटीज जो है वो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। अब इसमें अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो मोनोजेनिक यानी कि सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज डेवलप होती है। फिर एक डायबिटीज की पूरी क्लासिफिकेशन है जो सेकेंडरी डायबिटीज की है। सेकेंडरी डायबिटीज आपकी किन किन वजह की वजह से किस किस वजह की होती है डायबिटीज, मतलब इटियोलॉजीज क्या क्या होती हैं, वजह क्या क्या होती हैं। इसमें आपके पास ज्यादातर जो वजह होती है, इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है वो है ड्रग इंड्यूस डायबिटीज। तो ड्रग इंड्यूस डायबिटीज, ड्रग्स में आपके पास कई सारे ड्रग्स आते हैं। अगर आपने कुछ याद रखने एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप बीटा ब्लॉकर्स को याद रख सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स करवा दें अगर बहुत लॉन्गर यूज कर रहा है। स्टीरॉइड्स अगर कोई बहुत लॉन्गर यूज कर रहा है तो उनमें हो सकती है, तो ड्रग इंड्यूस डायबिटीज कहलाती है। और भी इसके अलावा ड्रग्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली आपने ये ड्रग्स याद रखने हैं। इसके अलावा एक डायबिटीज कहलाती है ब्राउन्स डायबिटीज। क्या कहलाती है, ब्राउन्स डायबिटीज। ब्राउन्स डायबिटीज क्या होती है, ऐसे लोग जिनके अंदर हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए, यानी कि बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाए। आयरन ओवरलोड होने की वजह से ये होता है कि आयरन जो है वो ओवरलोड होता है, उसकी वजह से पेनक्रियास डैमेज होती है और पेशेंट को डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो इसको हम ब्राउन्स डायबिटीज कहते हैं। और बेसिकली पेशेंट की जो हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट होता है ना, उसकी स्किन भी थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की होती है, तो उससे ये नाम ब्राउन्स डायबिटीज पड़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी एक सेकेंडरी कॉज है डायबिटीज की। उसके अलावा आपके पास क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट हो सकता है, उसके अंदर डायबिटीज डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम है, उसके अंदर डायबिटीज डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके के कई सारे सेकेंडरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें डायबिटीज डेवलप हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, बहरहाल इनके रिलेटेड अलग से डिटेल हमने ऐड करी हुई चैप्टर में। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि आप देख रहे हो कितनी सारी कंडीशन में आपकी ये सारी, इवेंचुअली क्या होता है पेशेंट के अंदर, सब चीजों का एंड रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो जाती है, लेकिन रीजंस डिफरेंट है। ठीक है, रीजंस डिफरेंट है, ये आपने याद रखना है। और जाहिर बात है ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी आपको पॉइंट पता होनी चाहिए। जाहिर है आप अगर मिसाल के तौर पर प्राइमरी अगर आप कंडीशंस देख रहे हैं और सेकेंडरी कंडीशन देख रहे हैं, सेकेंडरी कंडीशन में तो आप जब तक अंडरलाइन डिजीज को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट ने ठीक नहीं होना। इसमें फिर ट्यूमर्स भी आ जाते हैं कई सारे। सेकेंडरी कंडीशन के अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास
कई सारे ट्यूमर्स वगैरह भी आ जाते हैं। और ट्यूमर्स वगैरह में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्लूकागॉन, अगर आपका मिसाल के तौर पर जो अल्फा सेल्स होते हैं पेनक्रियास के अंदर, अगर उनका कोई ट्यूमर हो जाए और ग्लूकागॉन बहुत बनने लगे, ग्लूकागॉन जो है वो आपका क्या करता है, ग्लूकोज को स्पाइक, शुगर को स्पाइक करता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल्स बॉडी में बढ़ाता है। तो उसके अंदर आपके पास जो है वो पेशेंट को, या फिर एक्रोमेगैली हो जाए जिसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उसमें पेशेंट को डायबिटीज डेवलप हो सकती है। तो याद रखेगा ये भी सेकेंडरी कॉजेस के अंदर आते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आपको ये डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज के अंदर जो है वो टाइप 1 और टाइप 2, इनके मेन क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली आपने याद रखना है कि क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि फाइनली आखिरी में पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो क्लिनिकल फीचर तकरीबन जो पहला आपको नजर आते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, वो सब में ही सेम है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जब पेशेंट का ब्लड शुगर स्पाइक करती है, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो रेंज होती है आपकी, वो होती है फास्टिंग की 100, यानी कि अगर हम किसी को फास्टिंग में ब्लड शुगर मेजर कर रहे हैं तो वो तकरीबन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और अगर आप किसी को मिसाल के तौर पर नॉर्मली देख रहे हैं, लोअर लेवल पे देख रहे हैं, ये लोअर इससे ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। और अगर हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तकरीबन अगर आपकी स्पाइक होती भी है तो वो, अगर आप 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो वो तकरीबन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है उस तक मैक्सिमम जानी चाहिए खाना खाने के 2 घंटे बाद। बहरहाल ये मैं आपको इंशाल्लाह हम डायबिटीज को कैसे पूरा अप्रोच करते हैं, क्लिनिकल स्क्रीनिंग जो होती है डायबिटीज की कैसे होती है, क्योंकि कभी भी याद रखेंगे ऐसा नहीं होता कि आप हाथ में पेशेंट को ग्लूकोमीटर से आप चेक कर रहे हैं, डायबिटीज ब्लड शुगर आप चेक कर रहे हैं, रैंडम चेक कर रहे हैं, या फिर आप फास्टिंग चेक कर रहे हैं, या फिर आप पेशेंट के अंदर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं जो कि ओजीटीटी होता है, कुछ भी आप कर रहे हैं, या फिर आप पेशेंट के अंदर मिसाल के तौर पर HbA1c चेक कर रहे हैं, आप कभी भी फॉरन पहली रीडिंग पे ये नहीं कहते कि पेशेंट को डायबिटीज हो गया। इसकी एक अप्रोच होती है, अप्रोच कैसे होती है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि अमूमन नॉर्मल रेंज जो है फास्टिंग के अंदर आपकी 100 से तकरीबन 100 तक होनी चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोअर रेंज 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए, वरना पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। और अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप चेक करते हैं तो तकरीबन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आपका जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये तकरीबन आपके लेवल्स होते हैं। और एक और चीज होती है रैंडम, रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो है वो 200 से नीचे होनी चाहिए। रैंडम मींस कि कभी भी आप चेक करो, मिसाल के तौर पर मैंने अभी खाना खाया और अभी खाना खा के 2 घंटे बाद नहीं चेक करवाई, मैंने आधे घंटे बाद चेक करवा ली या 15 मिनट बाद चेक करवा ली, तो वो तकरीबन 200 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो वो 200 से नीचे होनी चाहिए रैंडम ब्लड शुगर, सही है। तो ये डिफरेंट चीजें, एक फास्टिंग होती है, एक खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप कर रहे हैं तो वो तकरीबन रेंज इतनी होनी चाहिए, और अगर आप रैंडम कर रहे हैं तो वो 200 से नीचे होनी चाहिए। रैंडम मीन्स आपने 15 मिनट खाना खाया है, 15 मिनट में कर लिया, आपको पता नहीं है खाने का, खाना किस टाइम पे खाया था, तो उसमें आपने चेक करी तो 200 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली याद रखें, लेकिन ये ज्यादातर खाना खाने के फौरन बाद 15 मिनट आधे घंटे बाद आप चेक कर रहे हैं तो उसके लेवल्स होते हैं। अच्छा, अब ये आपने इंपॉर्टेंटली नंबर इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर आपका ब्लड नॉर्मली, ब्लड शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, मेनली जो नॉर्मल लेवल्स पे रखता है वो इंसुलिन होता है कि हाँ भाई इसकी स्पाइक नहीं होने देनी, यानी कि जैसे ही आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करने लगती है तो इंसुलिन आ जाता है और इसको मूव करवाता है सेल्स की तरफ। जो मेन आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज, जाहिर बात है आपकी हर बॉडी के सेल्स जो है उनको रिक्वायर्ड है, उनको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए वो ग्लूकोज चाहिए। और मेन ऑर्गन्स अगर देखें हम लोग जो टोटली ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है ना, तो दूसरे जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वो कभी कभार फ्री फैटी एसिड्स को भी यूज कर लेते हैं। जो आपने फैट स्टोर करा हुआ होता है उसकी सूरत में उनका ब्रेक डाउन होता है, वो बार एक डिफरेंट पाथवे होता है, लेकिन फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं वो उनको भी यूज कर लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। लेकिन फ्री फैटी एसिड्स को एक तो आपका ब्रेन यूज नहीं कर सकता, जिसको हाई रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऐसे मैकेनिज्म, जाहिर बात है ओवरऑल जो मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर हाईली एक्टिव एरिया है, तो उसमें जो ग्लूकोज की नीड है, एनर्जी की नीड है, वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर वो फ्री फैटी एसिड्स को यूज नहीं करते। फ्री फैटी एसिड्स को इसलिए भी यूज नहीं कर सकता ब्रेन, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है उससे अटैच हुए हुए होते हैं फ्री फैटी एसिड्स, और एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो ब्रेन तक आपका जो फ्री फैटी एसिड है वो पहुंच ही नहीं सकता। तो ये याद रखेंगे कि वो यूज नहीं करता। हाँ, कीटोन्स को यूज करते हैं ब्रेन, लेकिन कीटोन्स नॉर्मली बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज के अंदर कभी भी ज्यादा नहीं होते। बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का पेशेंट को मतलब नीड हो रही है एनर्जी की, तब जाके बॉडी
कन्वर्ट करती है आपके नॉर्मली फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे उनको रिलेटेड होता है, फिर उसमें वो कीटोन्स वगैरह बनते हैं। बहरहाल वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज की जिसको हम डीके कहते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो उसमें कीटोन्स बनते हैं, और वो कीटोन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ब्रेन कीटोन्स को यूज कर लेता है सोर्स, लेकिन जाहिर बात है वो मेन सोर्स नहीं है और वो इजी सोर्स भी नहीं है, उससे फिर कॉम्प्लिकेशन कई सारी रिलेटेड है। इसी तरीके से आपने याद रखना है कि आपके जो दूसरे सेल हैं जिनको टोटली ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं आपकी जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि आपके मेल पेशेंट्स के अंदर गोनेट्स के अंदर होती है और फीमेल पेशेंट के अंदर ओवरीज में होती है। तो जाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होनी है, मेल के अंदर फीमेल के अंदर ओवम बनना है। तो वो किससे बनेगा? वो बनेगा अगर आपकी ग्लूकोज एनर्जी सही सोर्स पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच पा रही, जो कि पेशेंट्स में जाहिर बात है डायबिटीज के यही प्रॉब्लम होती है कि इंसुलिन नहीं है, और इंसुलिन नहीं है तो वो मूवमेंट नहीं करवा पा रही, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है तो वो नहीं जा पा रहा, तो वहां पर फिर ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये आपने याद रखना है कि ये इनको डायरेक्ट नीड है और हाई नीड होती है ग्लूकोज की। बाकी सेल में मैंने बताया कि वो थोड़ा सा फ्री फैटी एसिड से भी गुजारा कर लेते हैं। तो ये एक बात आपने इंपॉर्टेंट ली। तो इंसुलिन इनको रेगुलेट कर रही होती है, बहुत हाई नहीं जाने देती, नॉर्मल रेंजेस में उसको रखती है। और एज कंपेयर जब ग्लूकोज लो होती है तो आपका दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। फिर इसके साथ और भी हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी करते हैं, लेकिन मेन मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ ग्लूकागॉन, जो कि अगर ग्लूकोज आपकी डाउन हो रही होती है तो फिर उसको स्पाइक करने में हेल्प करता है बाय डिफरेंट प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है लिवर के अंदर, उसको एक्टिवेट करता है। तो उस तरीके से ये ग्लूकोज को हाई रखता है। तो अगर लो जा रही होती है तो ग्लूकागॉन हेल्प करता है ऊपर करने में, और अगर हाई जा रही होती है तो इंसुलिन हेल्प करती है इसको लोअर करने में। तो ये आपने याद रखना है कि हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितनी चीजों से रिलेटेड है, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बहुत चीजें रिलेटेड है। अभी वो हम कॉम्प्लिकेशन आगे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा। बहरहाल पेशेंट के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है, जो कि डायबिटीज के अंदर हो जाता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया में आपको एक ट्रायड नजर आता है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया बेसिकली क्या चीज होती है और क्यों डेवलप होती है पेशेंट के अंदर? तो इसमें मैं आपको एक बेसिक मैकेनिज्म बताता हूं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि फंक्शन क्यों डेवलप हो रहा है। नॉर्मली आपकी जो ग्लूकोज है जब ब्लड के अंदर वो स्पाइक करती है, या नॉर्मल भी बॉडी के अंदर होती है, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरती है किडनी के अंदर, ठीक है। तो किडनी के अंदर वो जाती है और किडनी से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उससे वो गुजरती है, और फिल्ट्रेशन जो है इसकी बेसिकली जैसी होती है, ये टोटली 100% रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो याद रखेगा कि ग्लूकोज कभी भी यूरिन में आपको नहीं मिलती, 100% रीअब्सॉर्ब हो जाती है किधर? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ग्लूकोज आपकी आई, यानी कि अच्छा ये किडनी और ग्लूकोज एक ही लग रहा है। तो बार ग्लूकोज आपकी आई, फिल्टर हुई, फिल्टर होने के बाद रीअब्सॉर्ब हो जाती है 100%, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपका जो पीसीटी है ना, या फिर कोई भी बॉडी का जो पार्ट होता है जहां पे हम बोल रहे होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शन परफॉर्म करने की एक मतलब कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर मैं बोलूं कि भाई आपने स्टोरेज करनी है किसी चीज की, या किसी चीज की प्रोडक्शन करनी है, स्टोर्स हो तो उसमें जाहिर बात है, गोदाम अगर है तो उसमें स्टोरेज होती है, अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसमें प्रोडक्शन होती है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है और मैं आपको बोलूंगा भाई आप मुझे 10,000 यूनिट बना के दे दो, लेकिन आपकी जब फैक्ट्री की कैपेसिटी 100 यूनिट की है तो वो कैसे 10,000 यूनिट बना के देगी, है ना। तो इसी तरीके से आपका जो पीसीटी होता है ना, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये आपका जो रीअपटेक कर सकता है ना, वो तकरीबन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रीअपटेक कर सकता है। यानी कि इतना ब्लड शुगर अगर यहाँ तक आ जाता है तो वो इसको रीअपटेक कर लेगा, टोटल 100% रीअपटेक कर लेगा। लेकिन जहां लेवल इससे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज आपका नीचे यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि आपकी जो ल्यूमन है उसके नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें लूप ऑफ हेनली है, फिर आपकी डीसीटी है, और फिर फाइनली वो यूरिन के अंदर आ जाएगा। तो याद रखेगा कि अगर तो आपका ब्लड शुगर हाई होता है तो पहली चीज क्या होती है कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो जितना होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, उससे ज्यादा जो होता है वो नीचे यूरिन में आता है। अब जब वो नीचे यूरिन में जाने लगता है तो होता क्या है कि एक तो याद रखेगा कि ग्लूकोज जो है वो आपके पास वाटर को अपने साथ खींचता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है जिससे वाटर अपने साथ खींचता है। तो पेशेंट को जब ग्लूकोज यूरिन में जाएगा तो अपने साथ कई सारा वाटर और खींचेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पोलीयूरिया हो जाएगा, यानी कि पेशेंट को यूरिनेशन ज्यादा होगी, ठीक है। पेशेंट आपको क्या बताएगा, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है।
उसके बाद आपने याद रखना है कि जब जाहिर बात है यूरिनेशन ज्यादा होगी तो फिर प्यास भी ज्यादा लगेगी, ब्रेन के सेंटर तक जाएगा, बॉडी में फ्लूइड लॉस हो रहा है ना। अच्छा ये भी याद रखेगा कि ग्लूकोज बाकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उससे भी फिर अपना वाटर को बाहर खींचता है, तो आपके सेलुलर डिहाइड्रेशन डेवलप होने लगती है पेशेंट को। यानी कि जाहिर है आपके जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो वो वहां पे अपने वाटर को सेल से बाहर खींचेगा, वाटर को सेल से बाहर खींचेगा तो सेल भी आपके डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट को प्यास लगेगी। ठीक है, यानी कि पेशेंट पानी ज्यादा पिएगा, तो पोलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लग रही है। और जाहिर है आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी शुगर में, मतलब आपकी ब्लड के अंदर कितना भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन अगर वो सेल तक ही नहीं पहुंच पा रहा और सेल उसको एनर्जी के तौर पे यूज ही नहीं कर पा रहे, तो होगा क्या कि आपका फैट ब्रेक डाउन होगा। यानी कि जाहिर बात है बॉडी फिर अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाती है जिसमें फैट ब्रेक डाउन करेगी, फ्री फैटी एसिड्स चाहिए, फिर ब्रेन को कीटोन्स चाहिए, तो ब्रेक डाउन ऑफ द फैट होना स्टार्ट होगा, मसल मास जो है वो ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे, तो पेशेंट का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर पेशेंट के ब्रेन सेंटर तक क्या मैसेज जाएगा, भाई खाना लाओ, एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए, तो पेशेंट को पोलीफेजिया डेवलप हो जाएगा, यानी कि ज्यादा पेशेंट को खाने की तलब होगी। चाहिए तो सिंपली पोलीफेजिया, ज्यादा खाना चाहिए। सही है, और ये पेशेंट के अंदर तीन फीचर्स जो है वो डेवलप होते हैं। और अमूमन आप जब डायबिटीज के पेशेंट को देखते हैं, टाइप 1 में तो आपको पूरा कंप्लीट लीन पेशेंट नजर आता है, लेकिन टाइप 2 का जो पेशेंट होता है वो इनिशियली तो लीन नहीं होता क्योंकि वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड मैंने बताया, तो इनिशियली तो ओबीस होगा, मोटा पेशेंट होता है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, लेकिन बाद में एज पेशेंट को जब बहुत लंबे तौर पे डायबिटीज डेवलप हो जाती है तो फिर उसमें उसका वेट भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली आप जब पूछोगे तो पेशेंट आपको भले ही थोड़ा सा अगर भारी भी लग रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल भी लग रहा है, तो पहले ये बताएगा पेशेंट के भाई मैं मोटा था और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट गिरना स्टार्ट हो गया। तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मसल मास लूज हो रहा होता है, फैट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो इस वजह से पेशेंट का जो है वेट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। अच्छा एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, क्लिनिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किसको आपने डायबिटीज सस्पेक्ट करना है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसमें आपको नजर आएगी, लेकिन कुछ चीज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अभी अर्ली स्टेज में डायबिटीज डेवलप हो रही होती है, उसमें आपने क्या क्या चीजें देखनी है। ऐसे पेशेंट जो आपके पास आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मेल पेशेंट है तो बता रहा है टीनिया इन्फेक्शंस का, और फीमेल पेशेंट है तो वो आपको बता रही है कि उसको वेजिनल जो वेल्वो वेजिनाइटिस होता है कैनिडियसिस की वजह से वो पेशेंट को डेवलप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो जाता है, ऐसे पेशेंट में आपने लाजमी डायबिटीज के लिए अप्रोच करना है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो आपको बता रहे हैं कि वूंड बहुत देर में हील होती है, यानी कि चोट लग जाए तो उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है, यानी कि ठीक होने में बड़ा टाइम लगाती है, ऐसे पेशेंट में आपने डायबिटीज सस्पेक्ट करना है, इनको फौरन आपने ब्लड शुगर इसकी मॉनिटर करनी है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर अगर आपको पेशेंट ये बता रहा है कि मिसाल के तौर पर उनको माउथ अल्सर्स बार बार हो जाते हैं, रिकरेंट माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट को आपने डायबिटीज के लिए लाजमी अप्रोच करना है। ऐसे पेशेंट जिनको यूटीआई बार बार हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स में आपने डायबिटीज सस्पेक्ट करना है और इनको डायबिटीज के लिए अप्रोच करना है। तो ये सारे वो साइंस हैं जिसके लिए आप डायबिटीज में पेशेंट को देखेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी गर्दन आपको थोड़ी सी ब्लैकिश कलर का, आपको नेकलेस टाइप का एक मतलब समझ लें स्पॉटिंग नजर आ रही है, स्किन आपको ब्लैकिश टाइप की नजर आ रही है सिर्फ नेक एरिया के अराउंड, तो इसको हम एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको जब कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको तस्वीरें वगैरह भी दिखाऊंगा, इन सब चीज़ों की तस्वीरें देखेंगे, जो वेसल्स के अंदर प्लाग्स बन रहे होते हैं वो कैसे होते हैं। बहरहाल अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आपको नजर आती है डायबिटीज़ के अंदर, और ये भी एक साइन होता है जिससे आपको थोड़ा अंदाजा होता है कि मे बी इस पेशेंट के अंदर आपने डायबिटीज़ के लिए अप्रोच करना चाहिए इसको। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आप क्लिनिक में बैठे हुए जब होते हैं ना, तो कुछ और डिजीज के साथ भले ही पेशेंट आया है या आपकी फैमिली में आपको ये चीजें दिख रही हैं, तो आप लाजमी तौर पर इनकी ब्लड शुगर को लाजमी मॉनिटर करें। ठीक है, तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। बहरहाल इसके अलावा इनकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं डायबिटीज की, दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक होती है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट में डीके पेशेंट को डेवलप हो जाता है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को हाइपर स्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट डेवलप हो जाती है। और एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका डायबिटीज से, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट ऐसे कि पेशेंट को, जो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज होती है और वो पेशेंट ड्रग्स पे होते हैं, जो कि आपके पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं या फिर इंसुलिन होती है, अगर उनका मिस यूज करें पेशेंट, मिस यूज तो नहीं खैर कोई करता, होता यह है कि पेशेंट को याद नहीं रहा या डोज ज्यादा हो गया, पेशेंट ने डोज ज्यादा ले लिया, तो उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ये भी आपके पास जो है वो
वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आती है। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज जो है ये जनरली आवर्स और डेज पे डेवलप होती हैं, जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, ज्यादातर रिलेटेड होता है ये टाइप 1 से। टाइप 2 में भी हो सकता है। याद रखेगा कि रियल लाइफ में आपने ये बात याद रखनी है अपना दिमाग खोल के, कि जहां आप बुक में पढ़ते हैं ना ये टाइप 1 में नजर आएगा, ये टाइप में 2 में नजर आएगा, हर हमेशा ऐसा रूल नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो टाइप 2 में भी आपको डीके दिख सकता है, लेकिन टाइप 1 में कॉमन होता है। इसी तरीके से हाइपर स्मॉलर स्टेट जो है वो मोस्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज में नजर आती है, तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आती है। बहरहाल इनके रिलेटेड पूरी पूरी डिटेल हमने अलग, मतलब उसी जो हमने कोर्स बनाया हुआ है उसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, जिसमें इसकी आप पेशेंट अप्रोच कैसे करेंगे डीके के लिए, पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करेंगे डीके के अंदर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हैं। इसी तरीके से हाइपरस्पोलर स्टेट को कैसे डील करते हैं वो सब चीज़ें मौजूद हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे मैनेज करेंगे वो भी मौजूद है। आगे आ जाए, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज वो है जिनकी वजह से मैं आपको बता रहा था, या तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो रही है या क्रोनिक की वजह से। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में दो तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें आपकी लार्ज वेसल्स डैमेज होती हैं, और एक माइक्रोवास्कुलर इंजरीज होती हैं। होता यह है कि जब ब्लड ग्लूकोज आपकी हाई रहती है ना मुसलसल तौर पर, यानी कि ब्लड शुगर स्पाइक है, हर वक्त स्पाइक हुआ हुआ है, तो आपके जो एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल की, एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल की, इधर आके ये जो ब्लड शुगर मुसलसल स्पाइक हुई हुई है, मतलब मुसलसल आपके जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ये कुछ प्रोटीन से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद ये बेसिकली बनाती है आपकी एक चीज जिसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। क्या चीज होती है? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये जाके आपकी जो लेयर्स होती हैं वेसल्स की, एंडोथीलियम, इसके अंदर जाकर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिपॉजिट होते हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर, ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जब जाके डिपॉजिट होते हैं ना, तो वहां पर वेसल के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्योंकि वहां पे फिर साइटोकाइंस आते हैं, साइटोकाइन का मीडिएट रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो आती हैं, तो यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, लोकलाइज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। तो उसमें फिर एथरियोस्क्लेरोटिक प्लाक, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कभी कभार बताऊं क्या कहते हैं, कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ आजकल जो पेशेंट आ रहा है ना, उसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हाँ जी ये डायबिटीज का पेशेंट है। वजह ये होती है कि डायबिटीज इतनी ज्यादा कॉमन है, डायबिटीज की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कि आपने याद रखना है कि हाइपरटेंशन भी इतनी कॉमन नहीं है। हाइपरटेंशन की वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है पेशेंट को, लेकिन डायबिटीज की वजह से बहुत कॉमन है। और हाइपरटेंशन अब कुछ जो टाइम जैसी पास हुआ है ना, हाइपरटेंशन हमें रेट कम दिखा है, डायबिटीज का रेट बढ़ता हुआ दिखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ। तो याद रखेंगे कि बहुत कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज ड्यू टू डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। जाहिर याद है कोरोनरी आर्टरीज में आपका प्लाक बनेगा, तो और प्रोग्रेसिवली तेज बढ़ता है, एज कंपेयर हाइपरटेंशन के मुकाबले में यहाँ पर तेज डेवलप होती है पेशेंट को, और वर्ड्स भी तेज जल्दी होती है। सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज, जाहिर बात है आपकी ब्रेन वेसल्स के अंदर अगर वो प्लाक बनेगा या एम्बुलाई जाके फंसेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक, ज्यादातर एम्बोलिक स्ट्रोक वो डेवलप हो सकता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में फिर आपकी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपके ज्यादातर वास्कुलोपैथी रिलेटेड टू आपका फुट डेवलप हो जाता है, जिसमें डायबिटिक फुट डिजीज होती है। इस पर हमने पूरा एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है जिसमें कॉम्प्लिकेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, उसमें भी हमने एक पूरे लेक्चर के अंदर, मतलब जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने पूरा इसके लिए रिलेटेड लेक्चर बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल पेरिफेरल आर्टरियल डिजीजेस, इसके अंदर फिर पेशेंट की जो रीनल वेसल्स होती हैं उसके अंदर डिजीज डेवलप। अच्छा, रीनल से रिलेटेड है, याद रखना है आपने, एक मैक्रोवास्कुलर इंजरीज होती है, एक माइक्रोवास्कुलर। मैक्रोवास्कुलर में रीनल आर्टरी जो होती है उसमें एथरियोस्क्लेरोटिक प्लाक अगर बनेगा तो उसको आप रीनल वास्कुलर डायबिटिक, बेसिकली डायबिटिक रीनल वास्कुलर डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो वास्कुलर माइक्रोपैथी होती है, जिसमें मैक्रोवास्कुलर हम डिजीज की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रीनल आर्टरी होती है वो इसके अंदर आती है, सही है। और उसमें जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को रीनल प्रॉब्लम होती है। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो ये होती है जो कि माइक्रोवास्कुलर इंजरी से रिलेटेड है, और एक जो है वो माइक्रोवास्कुलर से रिलेटेड है। माइक्रोवास्कुलर में ज्यादातर जो आपकी ग्लोमेरुलस है उसमें जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज होती हैं, तो वो डिफरेंट डिजीज है, ये डिफरेंट डिजीज है। लेकिन किडनी जो है इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, ये भी आ जाता है, बेसिकली किडनी डिजीज भी आ जाती है। तो बहरहाल और भी बहुत सारी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, आगे आ जाए माइक्रोवास्कुलर इंजरी के अंदर। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अगर हम देखें तो स्मॉल वेसल्स डैमेज होती है, जिसमें फिर पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आई इन्वॉल्वमेंट होती है। आई इन्वॉल्वमेंट भी आपने याद रखना है कि सिंगल आई इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं होती, रेटिनोपैथी के अलावा पेशेंट को डायबिटीज की वजह से कैटरेक्ट भी हो सकता है। डायबिटीज की वजह से जो मसल है
जो आई को सप्लाई कर रहे हैं वो डैमेज हो सकते हैं, तो वो पेशेंट को एक अलग कॉम्प्लिकेशन होती है। डायबिटीज की वजह से ग्लूकोमा हो जाता है पेशेंट को, वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो डायबिटीज से जो रिलेटेड आई डिजीजेस हैं वो भी कई सारी हैं। रेटिनोपैथी है जिसमें वेसल डैमेज हो गई है, इसके अलावा पेशेंट के अंदर वेसल डैमेज हो गई है या नर्व की इंजरी भी हो जाती है कभी कभार, जो कि स्पेशली आपने याद रखना है जो नर्व्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नर्व्स पे जो है ना, ये छोटी छोटी सी आर्टरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स होती हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं, जिनको हम वेजा नर्वोसम कहते हैं। ठीक है, आपकी जाहिर बात है जो न्यूरोनल नर्व्स हैं, नर्व्स को भी हाई डिमांड है ग्लूकोज की, न्यूट्रिएंट्स की, तो उनको कौन सप्लाई कर रही होती हैं, वो होती हैं वेजा नर्वोसम। उनके ऊपर छोटी छोटी सी कैपिलरीज अटैच होती हैं या आर्ट्रियोल्स अटैच होती हैं। तो उनके अंदर अगर जाहिर बात है डैमेज हो जाए डायबिटीज की वजह से, वो भी डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को कई सारी न्यूरोपैथीज डेवलप हो जाती हैं। तो उसमें आपने याद रखना है कि फिर ऑकुलर नर्व डैमेज होने का खतरा होता है, ऑप्थाल्मिक नर्व डैमेज होने का खतरा होता है। तो डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस जो है वो डेवलप हो सकती है पेशेंट को, तो इंपॉर्टेंटली आप याद रखेगा। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये नेफ्रोपैथी हमने पीछे बताया, एक तो रीनल वास्कुलर डिजीज है डायबिटीज की वजह से, तो डायबिटिक रीनल वास्कुलर या रीनल वास्कुलोपैथी पेशेंट को डेवलप हो जाए, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसके अंदर आपके पेशेंट के अंदर स्पेशली ग्लोमेरुलस जो है वो डैमेज होता है, तो पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है। और आखिरी में डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में आपकी नर्व्स आ जाती हैं बॉडी की, जिसमें आपके पास अगर मिसाल के तौर पर स्पेशली ये भी फूड से रिलेटेड अगर वो डेवलप हो जाए, पेशेंट को नर्व्स डैमेज हो जाए वहाँ की, तो पेशेंट को एक तो नम हो जाता है फुट, ठीक है, फील नहीं होता, सेंसेशन फील नहीं होती। उसके अलावा जो मसल्स हैं और बोन्स है जिसमें मोटर न्यूरॉन जा रहा है, अगर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो पेशेंट को पैर के अंदर जो है, जाहिर बात है आप मसल मूवमेंट जो होती है वो हाईली रेगुलेट होती है फ्रॉम द ब्रेन। आपका मसल कहाँ पे जा रहा है, कहाँ रख रहे हैं, कितना प्रेशर पड़ रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन होती है सारी, बोन की मूवमेंट कैसी है, जॉइंट की मूवमेंट कैसी है, सारा मोटर न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहा होता है। लेकिन अगर वो मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता लगता और डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फुट अल्सर्स बनते हैं और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की फिर एम्प्यूटेशन करनी पड़ती है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉम्प्लिकेशन इससे रिलेटेड है। फिर नमनेस जो मैंने आपको बताया कि वो डेवलप हो जाती है। फिर आपकी कई सारी नर्व्स ऐसी हैं जो डैमेज हो जाए, तो मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट की जो हार्ट तक नर्व, स्पेशली जब पेशेंट को एमआई होता है, तो एमआई के अंदर ये होता है कि आपको पेन जो होता है, वो जो पेन सिग्नल है ना, जो नर्व लेके जा रही होती है आपके ब्रेन तक, तो आपको उससे वो सिम्टम पता लगता है कि हाँ जी पेशेंट को पेन हो रहा है चेस्ट में, और वो पेशेंट फिर आप अप्रोच करते हैं। लेकिन डायबिटीज के अंदर क्या डेंजरस चीज होती है कि वो नर्व अगर डैमेज हो जाए ना, तो पेशेंट का जो पेन सिग्नल है वो जाता नहीं, इन पेशेंट्स को डेवलप हो जाता है साइलेंट एमआई, यानी कि एमआई हुआ होता है लेकिन आपके पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं हो रहा होगा। तो ये कैसे डायग्नोस करते हैं इंशाल्लाह ये भी हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पेशेंट की जो नर्व है जो आपके स्टमक तक सप्लाई कर रही है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराती है, वेगस नर्व, अगर वो डैमेज हो जाए डायबिटीज की वजह से, तो पेशेंट को गैस्ट्रोपेरेसिस डेवलप हो जाता है। इसमें आपके बेसिकली मेजेंट्रिक प्लेक्सस होते हैं, वो सब एंडोथेलियल लेयर्स के अंदर आपके जीआई के अंदर एक पूरा आपका सिस्टम होता है जिसको हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जीआई में इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। तो वो डैमेज हो जाए तो पेशेंट को क्या चीज डेवलप हो जाती है, पेशेंट को डेवलप हो जाता है गैस्ट्रोपेरेसिस। पेशेंट बताएगा और डॉक्टर साहब पेट भरा भरा सा लगता है, और अक्सर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से होती है। इसी तरीके से पेशेंट की अक्सर क्या होता है, पोलीन्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, यानी कि पेशेंट की पोलोन्यूरोपैथी होती है कि एक साइड की जो नर्व डैमेज हुई है वही सेम साइड दूसरी साइड पे भी डैमेज हुई है। मिसाल के तौर पर पेशेंट की ऑकुलर नर्व डैमेज हुई है फ्रॉम द राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे भी ऑकुलर नर्व डैमेज होगी, तो उसको हम पोलोन्यूरोपैथी कहते हैं। एक साइड पे पेशेंट को जो है वो रेडियल नर्व डैमेज हुई है, तो दूसरी साइड पे भी रेडियल नर्व डैमेज होगी। तो ये पेशेंट के अंदर अमूमन आपको नजर आता है। तो ये आपने याद रखना है, पोलीन्यूरोपैथी होती है। फिर मोनोन्यूरोपैथी होती है, यानी कि पेशेंट की सिर्फ सिंगल नर्व डैमेज हो जाती है। फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स। ठीक है, मल्टीप्लेक्स क्या होता है कि पेशेंट के अंदर मोनोन्यूरोपैथी होती है लेकिन मल्टीपल नर्व डैमेज होती है। अच्छा, अब आप एक चीज सोचेंगे कि पोलीन्यूरोपैथी हमने बताई थी, यानी कि मल्टीपल नर्व डैमेज थी। पोली मीन्स होता है मल्टीपल, सही है, पोली न्यूरोपैथी। और एक मैं आपको बता रहा हूं मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स, इसमें क्या फर्क है? ठीक है, दोनों में मल्टीपल नर्व डैमेज हो रही है। पोली न्यूरोपैथी में आपने याद रखना है सिमेट्रिकल डिसऑर्डर होता है। सिमेट्रिकल डिसऑर्डर मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर राइट साइड की नर्व इन्वॉल्व हुई हुई है तो लेफ्ट साइड की भी इन्वॉल्व हुई हुई होगी, सेम नर्व। यानी कि अगर राइट साइड पे रेडियल नर्व इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड पे भी रेडियल नर्व इन्वॉल्व होगी, तो इसको हम पोली न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर आपके पास नर्व इन्वॉल्व है, मिसाल के तौर पर
ऊपर की साइड पे आप देख रहे हो तो ऑक्लोमोटर नर्व इन्वॉल्व है, और नीचे की साइड पर आप देख रहे हो तो पेशेंट की मिसाल के तौर पर कोई और नर्व, डिफरेंट नर्व डैमेज हुई हुई है, वो सेम नर्व नहीं है, डिफरेंट नर्व डैमेज है, यानी कि ऑक्लो नर्व डैमेज है प्लस आपके पेशेंट के अंदर रेडियल नर्व डैमेज है। तो ये पेशेंट के अंदर क्या है, नर्व तो मल्टीपल है डैमेज, लेकिन अलग अलग है, तो इसको हम कहते हैं मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स, यानी कि आपको डिफरेंट नर्व्स डैमेज नजर आती है। तो बहरहाल इस तरह की कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के अंदर डेवलप होती है। तो ऐसी कई सारी कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज के पेशेंट में डेवलप हो सकती हैं। इंशाल्लाह इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। ओवरव्यू के लिए आज इतना ही आप याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे आपको। बहरहाल असल जो चीज़ है वो तो जाहिर बात है पेशेंट अप्रोच है, मैनेजमेंट है, वो इंशाल्लाह हमने पढ़नी है कोर्स के अंदर। कोर्स का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी लास्ट में ज़रा मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली हमने कोर्स के अंदर डिस्कस करना है, तो इसलिए इंशाल्लाह हम आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, और पेशेंट की प्रेजेंटेशन वाइज क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप उसको अप्रोच करते हैं, और मैनेजमेंट फिर सारी बातें सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेज कैसे करते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा डायबिटीज से रिलेटेड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट्स है, यानी कि पेशेंट को जो है वो जेनिटल डिस्फंक्शन पेशेंट को डेवलप हो जाता है, स्पेशली मेल के अंदर जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो हो जाता है, तो वो भी आपने याद रखना है कि उससे रिलेटेड है। बहरहाल मॉड्यूल्स हैं हमारे इंशाल्लाह 8 मॉड्यूल्स हैं। पहला फाउंडेशन मॉड्यूल है जिसमें यही सारी चीज़ों को हमने बेसिक डिस्कस करना है, डिटेल से डिस्कस करना है, डिफरेंस क्या है इनके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डायग्नोसिस किस तरीके से अप्रोच करते हैं पेशेंट को, जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है वो कैसे करते हैं, ये ज़्यादातर हम मॉड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे। फिर इनिशियली हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, टाइप 1 टाइप 2, इनिशियल मैनेजमेंट कैसे होती है। उसके बाद फिर आपने ड्रग्स के रिलेटेड मैंने आपको एक तो मैनेजमेंट के अंदर गाइड करना है, उसके अलावा फार्मा के अंदर भी हम अच्छी तरीके से, इनके ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, जो कि टाइप 2 के अंदर हम मेथफॉर्मिन दे रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमारे पास सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ग्लीपीपीराइड, ग्लिपिक्लाबाइड, ये ड्रग्स यूज होते हैं। इसके अलावा थायाजोल्स होते हैं वो यूज होते हैं, तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। वो सॉरी मेरी ज़रा डाक बद है तो इस वजह से, मतलब आजकल मुझे भी वायरल हुआ हुआ है। बहरहाल अगर हम नीचे आ जाएं तो इंसुलिन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जो है वो टाइप 1 के अंदर तो देनी देनी है, टाइप 2 में भी कभी कभार स्टार्ट करनी पड़ती है। कब स्टार्ट करनी पड़ती है, गेस्टेशनल डायबिटीज में इंसुलिन देते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होता है। ये डीके के अंदर हम देते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो बेजल बोलस इंसुलिन कैसे दी जाती है पेशेंट को, वो सारी चीज़ें स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से कैसे दी जाती है इंसुलिन, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमने अलग से लेक्चर तैयार करा हुआ, इस पर वो डिस्कस करेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जैसे कि मैंने बताया आपको, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड गेस्टेशनल डायबिटीज़ पूरा मैंने बताया था चैप्टर बनाया हुआ है, वो डिस्कस करना है। और एमरजेंसीज मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, डीके, एचएचएस, ये सारी चीज़ें, हाइपोग्लाइसीमिया, इनकी सारी डिस्कशन होगी। तो बहरहाल सिर्फ 2000 रुपीज़ का कोर्स है, तो ये आपने याद रखना है कि जितनी मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 2000 रुपीज़ आपने देने, और ये 15 डेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो 15 डेज के लिए सिर्फ आपने 2000, ताकि मेन टारगेट यही है कि आप लोगों को ये चीज़ें आए। जाहिर बात है कोर्स पढ़ा रहे हैं तो आप वैल्यू भी है कुछ, तो वो आपने 2000 रुपीज़ पे करने कोर्स के, और इंशाल्लाह ज्वाइन करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग क्लास के अंदर मिलेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई बात आपने पूछनी हो, तो चैट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और बाकी इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, हमारे इस तरीके के और डिफरेंट लेक्चर्स भी आते रहेंगे। सही है, तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।